विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर जवाब देते हुए कहा है कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जवानों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से जवानों के लिए पिटाई शब्द का उपयोग गलत है। जयशंकर ने कहा कि राहुल को अपनी समझ गंभीर करने की जरूरत है। बता दें कि 9 दिसंबर को तवांग में चीनी घुसपैठ पर भारतीय सेना के जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया था। इस दौरान झड़प भी हुई थी। इस मामले को लेकर राहुल गांधी ने भारतीय सैनिकों के मनोबल को गिराने वाला बयान सामने आया था, जिस पर उनकी लगातार आलोचना हो रही है। भारत चीन सीमा विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष के राज्यसभा में लगातार हो रहे विरोध के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि विपक्ष में मर्यादा का अभाव है और वह नियमों का पालन करने में विश्वास नहीं रखता है। साथ ही गोयल ने संसद में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि विपक्षी दलों में हताशा और मर्यादा का पूर्ण अभाव है। उनकी हताशा उस स्तर तक पहुंच गई है जहां वे संसद के कामकाज में किसी भी नियम कायदों पर विश्वास नहीं करते हैं। बता दें कि पीयूष गोयल की टिप्पणी उच्च सदन में विपक्ष द्वारा ताजा विरोध के बाद आई है। दरअसल विपक्ष ने सदन को नोटिस देकर सीमा विवाद पर चर्चा की मांग की, लेकिन उनके नोटिस को अस्वीकार किया गया। इसके बाद विपक्षी नेताओं ने हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया। मतांतरण कर चुके लोगों के घर वापसी के लिए विश्व हिंदू परिषद यानी वीप विशेष अभियान चलाने जा रही है। वीप के पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह ने बताया कि वीप 21 से 31 दिसंबर तक मतांतरण के खतरे से समाज को जागरूक करने और घर वापसी के लिए विशेष अभियान चलाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि 1300 वर्ष में भारत में 10 करोड़ हिंदुओं का नरसंहार हुआ है और करीब 10 करोड़ हिंदुओं का जबरन मतांतरण हुआ। उन्होंने कहा कि पहले मतांतरण बल प्रयोग या लालच से होता था, लेकिन अब तकनीक का उपयोग कर कुटिलता से किया जा रहा है। लव जिहाद अवैध मतांतरण का ही एक विभत्स रूप है, जिसके चलते यह अभियान चलाया जाएगा। तवांग में हुई चीनी सैनिकों की घुसपैठ पर शुरू हुआ राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए जवाब मांगा है। उन्होंने कहा, तवांग मसले पर हमसे सवाल करने से पहले राहुल गांधी को राजीव गांधी फाउंडेशन के बारे में जवाब देना चाहिए। ठाकुर ने सवाल किया कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से फंडिंग मिलती है। इतना ही नहीं, ठाकुर ने कहा कि जब भारतीय सेना डोकलाम में चीनी सैनिकों के साथ लड़ रही थी, तब वह क्या राहुल गांधी चीनी अधिकारियों के साथ थे। वहीं उन्होंने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो पर भी जमकर हमला बोलते हुए कहा कि पड़ोसी देश आतंकवाद का मददगार है। इन देशों की बौखलाहट का कारण भारत की आतंकवाद के खिलाफ कड़ी नीति है। आज पूरा देश गोवा राज्य का मुक्ति दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले सेनानियों और सशस्त्र बलों के अदम्य साहस को नमन किया। पीएम ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं देते हुए लिखा कि गोवा मुक्ति दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं। आज के दिन हम उन सभी के साहस और बेहद महत्वपूर्ण योगदान को याद करते हैं जो गोवा को मुक्त कराने के आंदोलन का हिस्सा थे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गोवा मुक्ति दिवस पर मैं सभी नागरिकों, विशेष रूप से गोवा के लोगों को बधाई देती हूँ। हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने औपनिवेशिक शासन से गोवा की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ी। बता दें कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगाली शासन से 450 वर्ष बाद आजाद करवाया था। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच सीमावर्ती इलाकों पर केंद्र की मोदी सरकार ने खास ध्यान दिया है। खास तौर पर सेना और सुरक्षा बलों के लिए सरकार ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू किए थे जो जल्द ही पूरे हो जाएंगे। लद्दाख बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंचोक ने जानकारी देते हुए बताया कि सबसे अधिक रोड से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं, जिस पर सीमावर्ती इलाके में तेजी से काम चल रहा है और लेह और आसपास के सीमावर्ती इलाकों में जो भी प्रोजेक्ट है वो 2024 तक पूरे होंगे। बता दें, गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद इन परियोजनाओं का कार्य और तेज कर दिया गया है। कोरोना वायरस के खिलाफ मुहिम में भारत ने एक और कीर्तिमान रच दिया है। भारत ने आज 220 करोड़ वैक्सीनेशन के आंकड़े को पार कर लिया है, जिसकी जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा दी गई है। मंडाविया ने ट्वीट कर बताया कि टीकाकरण अभियान देश की क्षमता और सामर्थ्य का प्रमाण है। देश ने आज 220 करोड़ वैक्सीनेशन डोज लगाने का आंकड़ा पार कर लिया है। एक सुरक्षित और स्वस्थ भारत बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। बता दें
कि भारत में कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुई थी, जिसमें भारत ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान ने 220 करोड़ वैक्सीनेशन डोज का माइलस्टोन पार कर लिया है। बिहार में जहरीली शराब से होने वाली मौतों का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नीतीश कुमार थेथरोलॉजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुआवजा तो नीतीश सरकार को ही देना होगा और नीतीश कुमार को गरीबों की आवाज को सुनना ही पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि नीतीश जिद में है। नीतीश के शासन पर लोगों का भरोसा खत्म हो चुका है। उन्होंने साफ कहा कि नकली शराब बनाने वालों से नीतीश की सहानुभूति है, वरना ये कैसे बिकती। कर्नाटक विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर मचे राजनीतिक बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस नेता सिद्धरामैया पर राजनीतिक निशाना साधते हुए पूछा कि उन्हें यह बताना चाहिए कि अगर विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर नहीं लगाएं, तो क्या दाऊद इब्राहिम की तस्वीर लगाएं? संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति की वजह से ही आज देश की यह हालत हो गई है। उन्होंने कहा कि आज की कांग्रेस आजादी के आंदोलन के दौर वाली कांग्रेस नहीं है, बल्कि यह नकली कांग्रेस है। नैनीताल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ ने सभी जिला अधिकारियों को आदेश जारी कर नदियों में मशीनों से खनन पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हल्द्वानी के हल्दू चौड़ निवासी गगन परासे व अन्य की जनहित याचिका पर सुनवाई की, जिसमें कहा कि प्रदेश में मशीनों से खनन की अनुमति नहीं है, फिर भी प्रदेश में भारी मशीनों के साथ खनन किया जा रहा है। उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों के सहयोगी को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान मोहम्मद इशाक लोन के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आतंकियों के पास से एक कैनिस्टर आईईडी, एक पिस्टल मैगजीन, 18 राउंड पिस्टल और 8 मीटर बिजली का तार बरामद किया गया है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति को लेकर विदेशी निवेशक लगातार धनात्मक रुख अपना रहे हैं। इसी कड़ी में डिपॉजिटरी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने दिसंबर महीने में अब तक 10,555 करोड़ रुपए का निवेश किया है। बता दें कि इससे पहले एफपीआई ने पिछले महीने भारतीय शेयर बाजारों में 36,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था। भारत की कर प्रणाली में हुए सुधार धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 में अब तक सकल प्रत्यक्ष कर का संग्रह 26% के उछाल के साथ 13.63 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इसमें कॉर्पोरेशन टैक्स में 7.25 लाख करोड़ रुपए, तो वहीं 6.35 लाख करोड़ रुपए व्यक्तिगत आयकर और प्रतिभूत लेन देन से खातों में आए हैं। बता दें कि चालू वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए सरकार ने 14.20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा था। इस लक्ष्य का 80% कर अब तक प्राप्त हो चुका है। फीफा विश्व कप के फाइनल में अर्जेंटीना के कप्तान और दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी का सपना पूरा हो गया। कतर के लुसाइल फुटबॉल मैदान पर अर्जेंटीना ने 36 साल बाद फीफा चैंपियनशिप जीत ली है। बता दें कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया। अगर गोलों की बात की जाए तो दोनों टीमों ने 3-3 गोल किए थे, लेकिन पेनल्टी शूटआउट ने जीत लियोनेल मेसी की कप्तानी वाली अर्जेंटीना के नाम थी।